नमस्ते बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ आपको, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था धीरे धीरे हम आगे बढ़ते 4 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए संदीप करके, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4। अब हम इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे आप जो है हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कहीं भी कैसे भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। दूसरा ये है कि आप पहले तो सिंसियर हो जाइए। आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लीजिए। जो आपका टीचर कह रहा है उसे फॉलो करिए। क्लास रेगुलर करिए। क्लास रेगुलर मतलब आप जहाँ भी कोचिंग ट्यूशन जहाँ पे भी जा रहे हैं, अगर आप नहीं जाते वहाँ पे रेगुलर तो आपके साथ दिक्कत आएगी, आगे चल के आएगी। और अभी हम लोग क्योंकि इस दिक्कत को फेस करते हैं तो हम आपको इसलिए बता देते हैं। दूसरा यह है कि मान लीजिए कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो आपका नहीं होगा बेटा। देखो, बिना प्रैक्टिस के आप अव्वल नहीं हो सकते। पास हो जाना अलग मैटर है, अव्वल दर्जे का मतलब फर्स्ट आने का आप पोजीशन लाने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो आप उम्मीद करिए और मेहनत भी ना करिए तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आपको उम्मीद करना पड़ेगा तो मेहनत भी करना पड़ेगा। जब आपने लक्ष्य बड़े रखे हैं तो उसका भुगतान भी आप ही करेंगे, कोई और करने वाला नहीं है। क्योंकि और ज़्यादातर लोग छोटे लक्ष्यों में खुश हैं या किसी मजबूरी में उसमें काम करने लगे हैं, तो वो आपको सलाह भी वही देते हैं जो वो छोटे मतलब उसी तरीके से आपको सलाह भी दे देते हैं, तो आप उसे फॉलो कर। लेकिन अगर वाकई में आपका लक्ष्य बड़ा है और विजनरी काम कर रहे हैं तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अभी हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ये मनी है, और सबसे बड़ी बात है कि मनी सबके जीवन में पैसा या मुद्रा, जिसे मुद्रा बोलते हैं हिंदी में से, मुद्रा को सबको ज़रूरत होती है। अब आप सोचिए मनी ना हो तो क्या होगा। तो पहले या कौन सा सिस्टम चलता था? तो पहले जो सिस्टम चलता था वो बार्टर सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम। ठीक। अब बार्टर सिस्टम में हमें ये देखना था क्या होता था कि हम वस्तु के बदले वस्तु ले लेते थे। जैसे मान लो किसी को व्हीट की ज़रूरत है तो वो इसके बदले में राइस कहीं से ले लेता था, राइस वाला व्हीट को दे देता था। या आपको कोई सामान बनवाना है, चप्पल सही कराना है, और उसे अगर गेहूं की ज़रूरत है तो वो गेहूं हम उसे दे देते थे और चप्पल ले लेते थे। या अगर किसी चप्पल बनाने वाले को, या पहले गांव में होते थे कुछ चप्पल वगैरह बनाते, या मान लो कि हमें कोई और प्रोडक्ट चाहिए, कोई और सर्विस चाहिए, बाल बनाने हुए, तो उसके बदले में हम व्हीट या राइस कुछ ऐसा दे देते थे वस्तु के रूप में, जो वहाँ से पेमेंट हो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोगों को ऐसा लगता है। जब तक हम सिस्टम नया लाते नहीं ना तब तक पुराना सिस्टम ही अच्छा लगता है। हमें बड़ा अजीब ही लगता है क्योंकि सिस्टम में बदलाव बड़ा ज़रूरी है, टीचर की थिंकिंग में बड़ा ज़रूरी है, और हम उस पर काम करते चले जाते हैं। एक चीज़ में कुछ भी विकसित नहीं होती, और ना एक चीज़ जो है हमेशा सही होती है। सबसे पहली बात मैं यही आपसे बता देना चाहता हूँ कि ना तो एक चीज़ हमेशा सही होती है, ना तो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। चाहे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, वहाँ पे भी अमेंडमेंट या संशोधन होते रहते हैं समय समय परिस्थितियों के हिसाब से, और सामाजिक स्थितियाँ बदलती रहती हैं। यहाँ पे भी कुछ यही कहानी है कि आपका जो मुद्रा है वो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब हुआ क्या समस्या, बार्टर सिस्टम में पहले आपकी डिफिनीशन बता दे रहे हैं क्योंकि बुक के लैंग्वेज के साथ आप जाएंगे। बार्टर एक्सचेंज रिफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स फॉर गुड्स, पहले तो यही है, गुड्स फॉर गुड्स। मतलब अगर हम आपको सामान लेना चाहते हैं तो सामान के बदले में आपको सामान देते हैं। अब हम लोग खुद ही गांव में देखे हुए हैं कि अगर किसी को पोटैटो चाहिए था तो वो अगले को राइस या कुछ दे देता था, ठीक है, तो उसके बदले में वो ले लेता था। तो गांव में अदला बदली चलता रहता था। एक्सचेंज माने समझ ही रहे आप, किसी सामान को विनिमय करना, हिंदी में विनिमय बोलते हैं, अदला बदली आप समझ लीजिए। वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर गुड्स एंड सर्विसेज, और वहाँ पे सीधा हम एक्सचेंज कर देते थे गुड्स एंड सर्विसेज को। इस कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी। इसे हम दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक तो बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी और एक बोलते हैं इसे सीसी इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी और सीसी इकोनॉमी। अब इसमें मेन क्या है, ये होता क्यों था? क्योंकि हमारे पास जब कोई चीज़ लेन देन हम क्यों करेंगे, कुछ आपके पास है और किसी के पास नहीं है,
अब आराम से चीज़ों को समझिए पहले तो। और चैप्टर हम करा सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, फिर मैंने कहा कि हम इसे समराइज कर सकते हैं, पर आप ज़रूर चीज़ों को सुना करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे और जल्दी प्राप्त करेंगे। पेशेंस रखने पे ही सफलता ज़्यादा अच्छी से मिलती है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हड़बड़ाहट में आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखो बार्टर एक्सचेंज, अब बार्टर एक्सचेंज में मान लो किसी को चाहिए अनियन, ठीक है, किसी के पास है पोटैटो, ठीक। अब यहाँ पे इसको इन्होंने पोटैटो दे दिया और यहाँ पोटैटो जिसको अनियन चाहिए था वो ले लिया, ठीक है। इसका मतलब आपने चीज़ें एक्सचेंज कर ली। अब एक्सचेंज करने पे तो ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन क्या पता इस पोटैटो वाले को राइस की भी ज़रूरत है और राइस वाले को ओनियन की ज़रूरत, ये ओनियन की ज़रूरत है, अनियन की, ठीक है ना। मतलब ये सोचो, अब ये गया पोटैटो वाले के पास, पर पोटैटो वाले के पास पोटैटो ही है। अब किसी अनियन वाले को खोज रहा है कि हमें ये मिले तो हम जाके फिर राइस वाले को दें। तो कहने का मतलब एक लंबी प्रक्रिया सर्चिंग की हो जाती थी, और जब जब इंसानों के जीवन में दिक्कत आती है तो उसका हल वो निकाल लेते हैं। इंसान के पास एक यही सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, जब जब उनके जीवन में कुछ दिक्कत आती है तो उसका वो हल निकाल लेते हैं। पर वो हल सही रास्ते से आया है कि गलत रास्ते से आया है, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही या गलत का फैसला समय बता देता है, आप उस पर काम करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे रास्ता निकालते चले जाते हैं। ये है भारत, ये किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है या विकास बोल दीजिए, डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का। तो ऐसे ही अब इस सारी प्रॉब्लम की ज़रूरत, प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास आ गया मनी। तो आपकी बुक में पूछेगा कि क्यों हमें ये बार्टर सिस्टम हमारा लिमिट हो जाता था। तो पहले तो यही है कि दोनों के डबल कॉन्फिडेंस, मतलब दोनों की जो चाहत है सेम है कि नहीं है। मतलब जो चीज़ हमारे पास है, मान लो कि पर्सन 1 को कुछ चाहिए, पर्सन 2 को कुछ चाहिए, जो इसे चाहिए इसके पास है कि नहीं है, और नहीं है तो ये फिर कहाँ जाएगा, मान लो पर्सन 3 को है। तो अब ये लंबी प्रक्रिया, मान लो कि जो सामान पर्सन 1 के पास है वो 2 को दे दिया, अब 2 को वो चाहिए ही नहीं, ये 3rd को दे दिया, 3rd घूम के, लेकिन ये क्या तीनों एक साथ सर्कुलेट होंगे? तो सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा था। तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए था कि जो पेमेंट को आसान कर दे। तो पहला हमारे पास है कि लिमिटेशन ऑफ बार्टर। अब इसी को बोल रहे हैं लिमिटेशन, कि कहाँ तक इसकी सीमाएं खत्म हो जाती थी। तो लिमिटेशन क्या था? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ व्हाट। तो यही है पहला, लैक ऑफ, ठीक है, मतलब दोनों का जो चाहत है वो कॉन्सिडेंस कर जाए, ये बहुत कम होता था। दूसरा क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, देखो जैसे मान लो कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब कि एक जो चीज़ हम ले रहे हैं उसका मेजरमेंट एक ही पैमाने से ले रहे हैं कि अलग अलग पैमाने से ले रहे हैं। अब दो चीज़ है, सोचो कि प्राइस कैसे डिफाइन करते हैं हम? भाई डिमांड और सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई से। तो अगर हम किसी गांव में या शहर में कोई एक चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है तो वहाँ उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, लेकिन कहीं पे उसका उत्पादन नहीं हो रहा तो वहाँ वैल्यू बढ़ गई। तो अब हम उसका मेजर ही नहीं, मान लो कि कहीं पे व्हीट ज़्यादा हो रहा है और व्हीट का रेट है 20 रुपये, और कहीं पे व्हीट जो है ये कम हो रहा है तो यहाँ पे प्राइस है 40 रुपये। तो ये 20 वाले के हिसाब से ले कि 40 वाले के हिसाब से ले, ये भी बहुत मतलब वेरिएट कर जा रहा है, वेरिएशन है। और इस वेरिएशन को से जो है हम नापने में मतलब पैसे का सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे, या जो एक्चुअल वैल्यू है, पैसा तो था ही नहीं, तो वहाँ पे जो हम कुछ भी चलता रहा होगा, दमड़ी कौड़ी जो, तो धीरे धीरे वही इवैल्यूएट हुआ है। तो कहने का मतलब जैसे कि जो रियल वैल्यू है वो पता नहीं चल रही है चीज़, गुड्स और सर्विसेज पे हमें जो रियल वैल्यू है वो हमको पता नहीं चल रही है, ठीक है। अब हमारा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, मतलब हम इसे हम रख नहीं सकते बाद में देने के लिए।
डिफर्ड पेमेंट का मतलब अगर हम किसी चीज़ को मान लो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे उधार पे भी नहीं दे सकते क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज होगी, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट मतलब मैं वादा नहीं कर सकता कि बाद में दूंगा, क्या पता ये सर्वाइव करे या ना करे, खराब हो जाए। और ना इसकी स्टोर वैल्यू होती थी क्योंकि आपका बीट हो गया या कोई फसल हो गई या कुछ भी क्रॉप हो गया वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा जिस तरीके से है। तो कोई ऐसी ठोस वस्तु है, ई ब्रिक है या वगैरह जो भी है, वो तो आपकी लंबी चलती रहेगी। पर आपका जो कोई क्रॉप है, जैसे मान लो आपका व्हीट है, क्या ये आप 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हो इसे? नहीं, खराब हो जाएगा, ठीक है। आपके पास राइस है, 1 साल तक स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें आपको जो है पैसा या मनी के फॉर्मेशन या मनी जैसी चीज़ का कॉन्सेप्ट देने के लिए ज़रूरी था। पहला तो डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट, कितनी चीज़ थी फिर से देख लो। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो कोई पूछेगा ना तो आप वही आंसर दो। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। इसके बाद जो है कॉमन मेजर वैल्यू, और स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट, स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ये 4 चीज़ें फिर से आपको याद रखना है। डबल किस किस चीज़ की? तो लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट। तो अभी हम पहुंच गए हैं मनी क्या है। तो मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब जिसे हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक मीडियम हो जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू स्टोर होती है, मतलब उससे कैपेसिटी होती है कि मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट तक भी हम कुछ खरीद सकते हैं। और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, और हम फ्यूचर भी के लिए भी उसे सेव कर सकते हैं मनी को, तो मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो 4 चीज़ है। मनी कुछ भी हो सकता है जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। 4 चीज़ याद रखना, फिर से बार बार मैं डिस्कस करूंगा मनी पढ़ाते हुए। ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड पेमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट। क्योंकि चैप्टर आसान है, लेकिन फिर भी आप एक तर्ज पे जाके लिखेंगे ना, लिखने का जो रिदम होता है वो ठीक रखना आप। फिर से मान लो पूछे मनी क्या है, तो मनी इज एनीथिंग जो एक्सेप्टेड हो, ठीक है, किस में? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ये मीडियम है, कुछ भी अदला बदली के लिए हमें बीच में मनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। चौथा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा ये जो ऊपर के 2 फंक्शन होते हैं ना, इसे हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और कुछ उसकी वैल्यू है जो मेजर्ड की गई है, नापी गई है, ठीक है ना, मेजर्ड ऑफ वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, वैल्यू का मापन, ठीक। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में हम जाके उसको स्टोर कर सकते, मतलब इसको रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, या फ्यूचर में हम कुछ खरीद सकते हैं, उसकी वो वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी उसकी। और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू सेम चीज़ है, मतलब जब आप समझेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो तुम्हारा ये है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट में, कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट मीन्स दैट मीन एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में भी किया जा सकता है। मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द बारोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, मतलब हम किसी को उधार दे सकते हैं या उधार ले सकते हैं।
मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू खराब हो जाएगी। तो ये बारोइंग और लेंडिंग में सुविधा प्रदान कर देती है। जैसे आपने लिया, लेकिन अब क्या आप बार्टर सिस्टम में ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि चीज़ें खराब हो सकती थी। आप लेके तो क्या बारो करोगे, क्या लेंड, वही चीज़ वापस थोड़े ना कर देगा। लेकिन मनी एक मेजरमेंट होता है जिसे आप सिर्फ उसकी वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या पैसे का लेन देन थोड़े ना कर रहे हो अभी डिजिटल मार्केट में, तो आप सिर्फ वैल्यू पेमेंट कर दिए, किसके पास इतनी वैल्यू है, इसके पास इतनी वैल्यू है, तो मनी के फॉर्म में। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू में मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मतलब जो हमारा अवेलेबल फंक्शनल कोई डिनोमिनेशन होता है, तो इसे हम प्रेजेंट टू फ्यूचर हम जो है कुछ भी परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर परचेजिंग पावर होता है फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो आज ये चैप्टर यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनिशन, जो लीगल मनी कितने टाइप के होते हैं, और मनी सप्लाई पढ़ेंगे। और आपको कोई भी टॉपिक में इकोनॉमिक्स में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको धीरे धीरे ठीक करूँगा। और एक बात और है कि जब आप पढ़ते रहें इकोनॉमिक्स का बच्चा, आप किताब को 2-4 बार पढ़िए, आप समझ भी जाएंगे। समझना आसान है, ठीक है, आपको समझा दिया जा रहा है। लेकिन आप लैंग्वेज, अब आजकल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हम छोड़ते जा रहे हैं, जैसे भाषा के कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। पर ऐसा आप बहुत गलत जा रहे हो। आप भाषा का जो डिक्रीजिंग है ना, वो ठीक नहीं है आपके लिए। तो आप धीरे धीरे अपने भाषा के स्तर को उठा लीजिए, और फिर से हम भाषा पे काम करेंगे। लैंग्वेज अपना ठीक रखिए सब, और बहुत मीन लैंग्वेज यूज करके बहुत अच्छा नहीं हो जाने वाला है दुनिया। हाँ, आप कह रहे हो कि मैं प्रेशर रिलीज करता हूँ 2-4 कॉमेडियन वगैरह को देख के, तो आप प्रेशर रिलीज करते रहिए। पर प्रेशर सच पूछिए तो अच्छे काम करके आते हैं, वो अपने लिए अच्छा कर रहे होंगे तो शायद अच्छा कर रहे हो। अपनी भाषा को जरूर सुधारिए। भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है आपके जीवन में। और आप अगर अच्छे से किसी से बात करेंगे तो वही अच्छे से पेमेंट करेगा, मतलब वही अच्छे से आपको वो भी बात करेगा। दूसरा है कि आप जो एक्चुअल यूट्यूब पे देखते हैं ना, शायद सारी बात सच ना हो, ठीक है। तो आप चीज़ों को ठीक से रखिए। कुछ बातें स्क्रिप्टेड भी हो सकती है किसी की, सब कुछ रियल नहीं होता, आपको रियल जैसा दिखाया जाता है। अब उतनी एक्टिंग किसी को आए तो कर लेगा, और उतनी एक्टिंग किसी को ना आए तो नहीं कर सकता। पर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जितने लोग 11th और 12th में हो, पहले तो हम 12th की क्लास चला रहे हैं, तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके नंबर इस बार बहुत अच्छे आने वाले हैं। हम मेहनत कराते रहेंगे, लेकिन हम ये जब कह दे रहे हैं नंबर अच्छे आने वाले हैं, तो उतना ही एफर्ट आप लगाएंगे, और हम आगे ऐसे पढ़ाते रहेंगे। आप हमको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद और नमस्ते। नमस्ते बच्चों, मैं अर्पण सिंह, मैं आपको मनी करा रहा हूँ। मनी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, और फिर मैंने आपको बताया था कि शुरू में बार्टर सिस्टम यूज होता है। अभी हम मनी का जो डिफिनीशन बताया था कि मनी जो एक्सेप्ट्स हो बोथ साइड, दोनों तरफ से, और मनी के यूजेस बताए थे। मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी मेजर्ड वैल्यू, मतलब इजीली वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि हम उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और चौथा, हम डिफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में पेमेंट दे सकते हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज जल्दी नहीं होती, और सेम क्वालिटी, मतलब सेम ही रेट दोनों को उसी टाइम होता है। तो हम अब आज बात करने जा रहे हैं कि लीगल डिफिनीशन क्या है मनी की। तो मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी, मतलब जो हमारा कानून कहता है, जिस भी प्रिंटिंग प्रेस या मतलब जिस कागज पे कुछ लिख के आपको कुछ दे देता है, उसे हम मनी बोलते हैं, ठीक है। सरकार अगर कहती है कि ये सिक्का, ये कॉइन, ये मनी है, तो हम उसे मनी मानते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि आपने जो पैसा देखा वही पैसा है, तो आपको किसने कहा वो रुपए के फॉर्म में है। जैसे 500 और 100 के नोट थे, तो अब वो मनी आपको जिस भी तरीके से वो छपा हुआ आता था, सरकार ने उसे बताया था कि ये मनी है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि विमुद्रीकरण के नाते, डिमोनेटाइजेशन के नाते, वो पैसा सरकार कहती 500 और 1000 के नोट अब वो पुराने नहीं चलेंगे, फिर से 500 के नोट अलग से छापे जाते हैं, और सरकार कहती है अब इस तरीके की करेंसी को या इस तरीके के नोट को हम पैसा मानेंगे, या इस तरीके के क्वाइन को, इस तरीके के कागज पे जो भी प्रिंट हुआ होगा उसे हम
मनी मानेंगे, तो वही हम मनी मानते हैं। अगर वो 500 और 1000 का पुराना नोट होगा तो आप जेल चले जाएंगे, ठीक है ना। मतलब वो आपके पास कैसे है वैसे रखना नहीं चाहिए, वो आप एक आध दो रख सकते हैं पीछे के हिस्ट्री के लिए। तो लीगल टेंडर मनी मतलब आपका जेल जाने का क्या मतलब है वहाँ पे कि आप उतना पैसा पहले पुराने, अब आपके पास होंगे ही नहीं वो, ठीक है ना। पहले होते तो आप रखेंगे ही क्यों, ऐसा पैसा जो चलेगा ही नहीं। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी वो होता है कि जो दे हम किसी को और वो ऑब्लिगेट हो, मतलब उसकी नियमता है, उसे लेना अनिवार्य है, ऑब्लिगेशन हो, वहाँ पे नेसेसिटी हो कि वो लेगा जरूर उसे। लेकिन जब वो लेगा तो आपको मना करेगा तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप लीगल एक्शन ले सकते हैं कि हमने इन्हें पेमेंट किया और ये पेमेंट हमारा स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ बोथ साइड से। तो अब हुआ क्या कि लेकिन यहाँ पे भी लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर आया। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि अब आप मान लीजिए कि 1 लाख का सामान खरीदने चले गए और 1 लाख रुपए आप 2-2 के सिक्के, 1-1 के सिक्के, 5-5 के सिक्के सब मिला के एक बैग लेके चले जाते हैं। तो अब दुकानदार, शॉपकीपर या शोरूम वाला आपको मना कर सकता है, भाई हम नहीं लेंगे इतने सिक्के, हम कौन बैठ के काउंट करेगा यहाँ, मैं तो काउंटर पे लगा दूंगा तो एक एक आदमी से काउंट करता फिरेगा पहले, तो आपको वो पैसा रिफ्यूज कर सकता है। इसका मतलब कि लिमिटेड लीगल टेंडर, जैसे आपके क्वाइंस हैं, अब क्वाइंस क्या होता है कि अगर आपने 1000 से ज्यादा रुपए का पेमेंट क्वाइंस में करेंगे तो आपका ये वो रिफ्यूज कर सकता है कि भाई 1001 रुपए आपको करना हुआ, ठीक है, और आपने ले जाके 1-1 के सिक्के, 2-2 के सिक्के पटक दिए। अब वो तो तुरंत आपके विश्वास पे तो कोई ले नहीं लेगा, अगर बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है तो ले लेगा, लेकिन दुकानदार मना भी कर सकता है कि भाई हम नहीं लेंगे, हम इसे काउंट। अब आप सोचो 1000 रुपए 1-1, 2-2 के सिक्के दे दोगे तो आदमी काउंट करता और रखेगा कहाँ, समझ रहे हो ना। तो उसका वही वो कह रहा है कि ये लिमिटेड टेंडर है कि आप क्वाइन दे सकते हैं, पर वो क्वाइन आप 1000 से ज्यादा का पेमेंट है तो दुकानदार आपको मना कर सकता है, फिर आप लीगल एक्शन उस पर नहीं ले सकते। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इसमें आप जितना भी पेमेंट करना है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में दुकानदार आपको नहीं मना कर सकता। अगर वो मना किया है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई या लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसे हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। देखो बेटा, लीगल टेंडर फिर से मैं बता दिया, लीगल टेंडर मनी वो होता है जो सरकार आपको मतलब अलाउड करती है कि आप उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। अब इफ एनीबडी रिफ्यूजेस देन यू गो टू लीगल एक्शन, तो आप लीगल एक्शन को जा सकते हैं। दूसरा है नॉन लीगल टेंडर मनी एज ऑप्शनल मनी, वो मनी जैसे आप मना कर सकते हैं, ठीक, कि हमारे यहाँ इससे पेमेंट नहीं होता। अब नॉन लीगल टेंडर मतलब उससे कोई रिफ्यूज किया तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए चेक, सब कोई चेक नहीं एक्सेप्ट करता, और चेक एक्सेप्ट भी कैसे करे। मान लीजिए 3000 का सामान ले रहे हैं, आप चेक दे रहे हैं, तो क्या वो चेक ही बैंक में ले जाता रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो रिफ्यूज कर सकता है कि भाई वो नॉन लीगल टेंडर मनी। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड नहीं चलते, वो मना कर देगा कि भाई हमारे यहाँ नहीं चलते, आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, जैसा उसका रूल होगा वैसे ही होता है, ठीक है। तो कुछ जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, कहीं नहीं एक्सेप्टेबल है, कहीं नहीं ले सकते, हम पैसे कैश में ही लेते हैं, तो ये दुकानदार की इच्छा पे चला जाता है। इसका मतलब ये है कि नॉन लीगल टेंडर मनी उसे बोला है कि आप अगर वो मना कर रहा है कि इस मोड में हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, तो आप उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। फिर है बैंक मनी, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट्स आर रिपेबल ऑन द बैंक्स ऑन डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट होता क्या, देखो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, अब जब आपको जरूरत होगा, रिपेबल होगा बैंक के द्वारा बाय द बैंक्स ऑन डिमांड, जैसे ही हमने डिमांड किया बैंक उसको आपको दे देगा, ठीक है। मतलब वही है, जब जब हमारी जरूरत होगी हम जाएंगे और बैंक से ले लेंगे, ठीक है। इससे वही वो कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट की क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, इसमें टर्म जोड़ता है नेट डिमांड डिपॉजिट की। मतलब 2 तरीके के देखो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, हम इसे आसानी से आपको बता दे रहे हैं। 2 तरीके के डिमांड डिपॉजिट होते हैं, एक होता है इंटर डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, और एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट, इंटर बैंक
डिपॉजिट, वर्ड लिखा रहेगा इंटर बैंक डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट दो तरीके का होता है, डिमांड डिपॉजिट और प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। देख बेटा, नेट डिमांड डिपॉजिट जो होता है ना, आप पब्लिक जो पैसा जमा की है बैंक में और वो कभी भी उसे निकाल सकती है, ठीक है ना। अब इंटर बैंक डिपॉजिट का क्या है कि बैंक भी आपस में लेन देन करते हैं कैश रिजर्व रेशियो सेटल करने के लिए, या कुछ अपना लेन देन वहाँ पे भी होगा। मतलब कि बैंक और बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे SBI पंजाब नेशनल बैंक को कुछ पैसे दे लिए, मान लो 10 लाख यहाँ जमा कर दी किसी कारणवश से, या पंजाब नेशनल बैंक को जरूरत रही होगी, इन्होंने दे दिया, और या लोन ले सकते हैं बैंक आपस में भी, क्योंकि ये भी कमर्शियल संस्थान है, इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है इनके बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो बैंक डिमांड डिपॉजिट है, ये अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वैल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। मतलब मनी सप्लाई वो टर्म है जिसमें मतलब हमारा टोटल वैल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पैसा पब्लिक के पास होता है। अब मनी हेल्ड बाय पब्लिक वनली जब वर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि मनी यूजिंग सेक्टर इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म, जो पैसा यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर लिखा है कि हम इसमें इंक्लूड नहीं करते मनी क्रिएटिंग सेक्टर। अब पैसा क्रिएट कौन करता है, या तो गवर्नमेंट क्रिएट करेगी या तो RBI। मतलब मनी क्रिएटिंग सेक्टर में आपके पास या तो सप्लायर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, जो गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम हटा देते हैं इसमें, ठीक, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में RBI पैसा बना ही रही है, तो वो क्या मनी सप्लाई वो तो बढ़ा भी सकती है, हटा सकती है, ठीक है। बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू एक्चुअल, मतलब कि ये एक्चुअल में, ये हम पब्लिक में नहीं रखते इसे। अब RBI है, पैसा बढ़ा दी, तो RBI ही कंट्रोल कर रहा है जब मनी सप्लाई, या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही मनी सप्लाई, तो हम उसमें उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पब्लिक की चर्चा करेंगे। जो लोग हैं उनके पास कितना पैसा है, जो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पैसा, अब यहाँ से ना हमारा कॉन्सेप्ट एकदम समझ लो कि हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई और सब कुछ पे चर्चा कर लेंगे। अगर पैसा कम है तो हमारी परचेजिंग पावर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और कैसे इन्फ्लेशन आता है, कैसे डिफ्लेशन आता है। और अब हम धीरे धीरे एक बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, और कहीं भी सिलेबस में डाल देते हैं इसे, क्योंकि इसी से आपका बेस तैयार होता है प्रैक्टिकल इकोनॉमी का। तो मनी यूजिंग सेक्टर इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म दोनों ले सकते हैं, और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चला, क्योंकि ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। आप डिफिनीशन में ही देख लो कैसे होता है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, क्या बोलोगे, टोटल वैल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में हम करेंसी विथ पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है, जैसे पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, जो पब्लिक के पास है। तो मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट, लिक्विडिटी क्या होती है कि हम तुरंत ही जाके सामान खरीद सकते हैं। जैसे आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप तुरंत जाके उसे ले लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी हो गया तुरंत ही। आपको पेन की ज़रूरत थी, आपने 10 रुपए दिए दुकानदार को, पेन ले लिया, क्योंकि आपके पास कैश था तो आप एट रैंडम कर लिए। आपको 1000 रुपए या लाख रुपए का कुछ लेना है, तो आप तुरंत जाके उसे परचेज कर लिए, तो तुरंत ही पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उस वस्तु में। आपको 35 लाख की गाड़ी चाहिए, आपके पास था, करेंसी थी और कुछ थे, तो आपने ऑन डिमांड जाके ले लिया उसे, तो आपने तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। किसी बैंक में गए होते, सोचो आप डिमांड करते, बैंक से आपको पैसे देती, और वो कितनी प्रक्रिया से गुजरता है। तो ये थोड़ी कम लिक्विड है, लिक्विड है पर कम लिक्विड है, ठीक है। तुरंत से या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी हो जाए इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो ज़्यादा लिक्विड माना जाता है। तो इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट, इंक्लूड कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन। यहाँ पे मैं बताऊँ बच्चों, डिनोमिनेशन अगर आपको समझने में दिक्कत आएगी तो आप इसको मतलब वैल्यू समझना, ठीक है। डिनोमिनेशन वैल्यू के सेंस में लिया जाता है,
पर वर्ड आप डिनोमिनेशन ही बोलेंगे, ये नहीं कि आप वर्ड चेंज, जैसे हमारे पास बच्चे आएंगे कहेंगे इसको आसान लैंग्वेज में कर दो, टर्म नहीं बदले जाते बेटा। डिनोमिनेशन माने वैल्यू, कॉइन ऑफ वैल्यू, कितने कितने रुपए का, 20 का, 10 का, 5 का, 1 का, 2 का, जो भी कॉइन आता है आपके पास, ठीक है, वो सारे पैसे। और पेपर नोट ऑफ डिनोमिनेशन, जो पेपर नोट्स होता है चाहे 500 का हो, 200 का, 100, जो पब्लिक के पास नोट या करेंसी जो कॉइन होंगे उसे ले लिया जाता है। लीगल टेंडर मनी, जो लीगल यूज टू मेक पेमेंट्स, जो लीगली हम पेमेंट करते हैं ऑफ डेब्ट और अदर ऑब्लिगेशन, ठीक है, और ऑब्लिगेशन के लिए हम जो पेमेंट करते हैं वो भी आपका ले लिया जाता है। लीगल टेंडर मनी आपको मैं बता ही दिया, ठीक। लीगल यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन के लिए उसे जो पेमेंट करते हैं। देखो अब हमारे पास है डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। अब हमारे जो डिपॉजिट है बैंक में, तो फिर यहाँ पे टर्म लिखा है नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक बेटा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूड, ठीक, नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। फिर बता दो आपको, नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। मैंने बताया था कि बैंक दो तरीके से करती है, कि एक होता है हमारा वही सेम की जो डिमांड डिपॉजिट पब्लिक के द्वारा किया जाता है, और एक इंटर बैंक, तो उसे ले लेते हैं। टर्म डिपॉजिट नहीं इंक्लूड करते। टर्म डिपॉजिट क्या होता है कि अब मान लो किसी ने पैसा रख दिया 5 ईयर के लिए, जो फिक्स डिपॉजिट की 5 साल में 2 लाख या 3 लाख हम जमा करेंगे। इसके बाद जब वो टर्म कंप्लीट होगा और पैसा का अमाउंट कंप्लीट होगा, जितना टर्म तक उसे देने को कहा गया है, तब आपको 2 लाख या 4 लाख रुपए जो बैंक देगी। फायदा तो टर्म डिपॉजिट में होता है, पर इसे हम मनी सप्लाई में नहीं इंक्लूड करते, ठीक है ना, हम टर्म डिपॉजिट में इसे नहीं इंक्लूड करते। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है, करंट अकाउंट डिपॉजिट है, ठीक है, याद हो जाएगा। डिमांड डिपॉजिट लिख दे रहा हूं एक बार आपके साथ, डिमांड डिपॉजिट्स। आप लिखने से बड़ा भागते हैं, मैंने देखा है, ठीक है ना, वो मत करना बेटा। सेविंग अकाउंट प्लस डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। आपको किताब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड डिपॉजिट लेना है। और डिमांड डिपॉजिट में, ठीक है, ये दोनों डिपॉजिट आ गए। अब फिर वही है कि आप बार बार देखेंगे कि नेट डिमांड डिपॉजिट और इंटर बैंक डिपॉजिट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फंक्शन, ठीक है, जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई के टर्म में, तो हम आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बोलेंगे कि मनी सप्लाई हम कैसे मेजर करेंगे। और देखो कैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेस डाटा ऑन मनी सप्लाई, ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है डाटा ऑन मनी सप्लाई भारत में, ठीक है। तो अब हम मनी सप्लाई मेजर कैसे करते हैं, देखो हमारे पास जो मनी सप्लाई में 2 तरीके की मतलब मनी होती है, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। ये टाइप है, M1 टाइप, M2 टाइप, M3 टाइप, ठीक है, M4। अब देखो आप, M1 क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन्स। अब M1 बारी बारी, हमारे सिलेबस में M1 है 12th में, लेकिन आपको 12th के लिए हम पढ़ा रहे हैं, उसके आगे भी आप जानने की कोशिश करोगे, और 10-5 मिनट दे देने से कोई बहुत ज़्यादा खराब आपका नहीं हो जाएगा। करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स क्या होता है कि M1 में हमें 3 चीज होती है, करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI। आप एकदम क्रम से याद करोगे, करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विथ RBI, ठीक है। और ये जो करेंसी और कॉइन है किसके साथ, विथ पब्लिक के साथ, ठीक है बेटा। तो M1 क्या है, फिर से मैं साथ में याद करा दे रहा हूं, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट DD ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI, पहला हो गया। अब जब आपको M1 याद हो गया, तो सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, अगर M2 आ जाता है, M2 क्या होता है, M1 तो होता ही है, और उसमें सेविंग डिपॉजिट
विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट किसके साथ? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी होता है, वहां पे भी हम अकाउंट खुला सकते हैं और अपने पैसा जमा कर सकते हैं। गांव में या बहुत इंटीरियर या पहाड़ी इलाकों पे पोस्ट ऑफिस ये काम कर लेता है, क्योंकि बैंक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था और पोस्ट ऑफिस हर जगह होते थे, क्योंकि संदेश भेजा जाना होता था। देखो पहले कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होगा ना, तो धीरे धीरे तो पोस्ट ऑफिस बनाना सरकार की मजबूरी थी कि कैसे कम्युनिकेट करें वहाँ के पब्लिक से, तो वहाँ से पोस्ट ऑफिस बन चुके थे। तो अब वहाँ पहाड़ी इलाकों में दो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना का मतलब आपको पहाड़ को ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। अब पहाड़ तोड़ोगे तो आप जोग्राफिकल परेशान हो सकते हो, एवलांचेज आ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, तो इस वजह से वो फिर वहाँ पे हम बैंक की सुविधाएं दे दिए थे। अभी सरकार बनाती है बैंक कुछ, लेकिन वहाँ पे जाना बड़ा समस्या होता है। इसलिए आप समझना कि हम सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे सेविंग बैंक होते हैं, वहाँ पे भी हम सेविंग डिपॉजिट कर सकते हैं। या M2 टाइप का मनी, मतलब M2 टाइप का मनी होता है। अब दूसरा है हमारे पास M3। ठीक है, M3 क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट विथ नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट क्या बोला बेटा? नेट डिमांड डिपॉजिट वही है जो आप पब्लिक, दो तरीके के मैंने कहा पैसे रखते हैं। तो नेट डिमांड डिपॉजिट में आप जैसे जाओ गवर्नमेंट आपको तुरंत पैसा मिल जाए बैंक से, या आप लेकिन आप कोई पैसा और जमा किए हो, ठीक है ना, तो वो नहीं है। मतलब कि नेट डिमांड डिपॉजिट M1 प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब ये सेविंग डिफरेंस से देखना बस। M2 में सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और टोटल डिपॉजिट विथ पब्लिक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, वहां पे कह रहा है एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या होता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब जो पैसा आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है उसे हटा के, मतलब जो सरकार के तरीके से सेविंग सर्टिफिकेट दिया गया होगा आपको। तो डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है। M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड, M1 ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लिक्विड है, और M4 लीस्ट लिक्विड। ठीक है, मतलब M4 जो है वो कम लिक्विड होगा, M4 जो है बीइंग द लीस्ट लिक्विड। और M3 इज द वाइडली यूज्ड एज ए मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 को हम ज़्यादा यूज करते हैं। और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, और इसे हम इस M3 मनी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। M3 को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट, ठीक है, मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। देख बेटा, फिर से मैं बात कर रहा हूं कि मेजर्स ऑफ मनी वैल्यू तीन तरीके को होगा, चार तरीके का, M1 M2 M3 और M4। M1 क्या होता है? कॉइन्स एंड करेंसी, कॉइन एंड मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, और डिपॉजिट अदर डिपॉजिट विथ RBI। तीन हो गए, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? हाँ, डिमांड डिपॉजिट, अब याद करो ना, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। तीसरा हो गया अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो अब आप देखो यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट विथ द पोस्ट ऑफिस, आप बार बार जब ऐसे याद करोगे ना अपने साथ लेके थिंक करके, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए, फिर मैं बता रहा हूँ। और आपका ये आज चैप्टर मनी खत्म हो चुका है। जो आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें एक न्यूमेरिकल्स है, मैं अभी करा ही दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वीडियो में करा दूंगा, लेकिन आप इस पूरे कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेंगे और क्या कहते हैं कि हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको ये बताना था कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आप ना उसको जनरली थिंक करें, सोचें कि ऐसा हो गया था, अच्छा ठीक है। तो फिर जब आप सोचते हैं ना किसी चीज़ को बहुत अच्छे से, तो फिर आपको धीरे धीरे वो दिमाग में बैठता चला जाता है। और आप, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप किसी छोटे लक्ष्य के लिए नहीं बने हैं, आप बड़े लक्ष्य के लिए बने हैं। तो बड़े लक्ष्य के लिए जाइए, आप संघर्ष करिए, आप जरूर अचीव करेंगे अपने संघर्ष को, ठीक है। जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे तुरंत ही। और मेरा कहने का मतलब है, लक्ष्य बड़ा रखना आपके जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए, उसे आप छोटा नहीं कर सकते, ठीक है ना। छोटा कर रहे हैं तो अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपनी पूरी पोटेंसी के साथ काम करिए। और आप बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स और लगातार 365 डेज जितना हमें संभव हो सकता है इकोनॉमिक्स
के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे, बार बार आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं यूपीएससी के लेवल तक हम लेके जाने की कोशिश करेंगे आपको, और आपको बहुत ऊपर हम लेके जाएंगे। अगर आप हमारा समर्थन कर रहे हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।